हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा हमें। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी क्लास 13 है, यानी ये हमारी 13th क्लास है और इसमें मैं आप सभी को इस टाइम पढ़ा रही हूँ। प्रोसेसिंग की यूनिट इस टाइम चल रही है और ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की, या FSSAI के फूड एनालिस्ट की, या किसी भी स्टेट के FSO एग्जाम्स की। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये क्लासेस जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि इनमें हम हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का यूज़ करके आपको पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस जो है MCQ के फॉर्मेट में है ज़रूर, लेकिन हम आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारी ये जो चैनल है फूड टेक स्कॉलर, ये हमारी कोचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके का ही एक इनिशिएटिव है और ये है हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके, जिनमें आपको मिलते हैं कई सारे फीचर्स, जैसे कि आपको आवर कोर्स सेक्शन में सारे कोर्सेज मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और कई सारे फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं और डेली आपको हमारे एप्लीकेशंस पर फ्री क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम्स में। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही ICR के नोट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। और क्योंकि हमें अगर बेसिक क्लियर करना होता है तो हमें ICR के नोट्स को ही फॉलो करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी ICR के नोट्स को ही फॉलो करती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पे ही आपको सिलेबस के सेक्शन में जो भी वैकेंसीज आती हैं, उन वैकेंसीज का कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है। आपको यहाँ से वहाँ खोजने के लिए नहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो हमारी क्लासेस हों या सर की क्लासेस हों, उन सभी क्लास के जो नोट्स होते हैं वो PDF के फॉर्मेट पे आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही प्रीवियस ईयर सेक्शन में मिल जाता है, क्योंकि हम अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम्स में और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें क्या स्ट्रेटजी लानी है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो इन सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में हमारा जो ये एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर एंड जीके, आप ज़रूर से ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए और आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना होने पाए। चलिए हम अगले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरियन फॉर फ्रीजिंग द फ्रूट्स। फलों को फ्रीज करने के लिए चयन मानदंड क्या है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जब हम फ्रूट्स को फ्रीजिंग करते हैं, यानी उनको फ्रिज में रखते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे,
तो देखिए, जब हम फ्रीजिंग कराते हैं, जो हमारे फल हैं या सब्जियां होती हैं, अगर उनमें जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, तो इसके लिए हम फ्रीजिंग कराते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम फ्रीजिंग की क्रिया कराते हैं तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी तो कम होती ही है, साथ ही साथ उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, उनके इंक्रीजमेंट में हेल्प करती है। और साथ ही साथ जो हमारी वेजिटेबल्स होते हैं, हमारे या फ्रूट्स होते हैं, उनकी फ्रेशनेस बनी रहती है, यानी वो ताज़े बने रहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उस समय में होता क्या है, बैक्टीरिया और तेज़ी से ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो सब्जियां होती हैं या हमारे फल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रूट्स के बारे में कह रहा है, तो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो उन्हीं को स्टॉप करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, उनको बचाने के लिए ही हम फ्रीजिंग की क्रिया करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रीजिंग हम क्यों करते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए, सेल्फ लाइफ को बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ उनकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए, और माइक्रोब्स के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, और एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो करने के लिए, और फ्रूट्स के जो पोषक तत्व होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही साथ फ्रूट्स में जो वाटर कंटेंट होता है उनको स्थिर बनाए रखने के लिए हम फ्रीजिंग की क्रिया करते हैं। तो यही ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम फ्रीजिंग की क्रिया करते हैं, फलों को जब हम फ्रीज करते हैं, तो उनका जो चयन मानदंड होता है वो क्या होता है, मतलब कि हम फ्रूट्स को किस अवस्था में हमें फ्रिज करना चाहिए, उन्हें फ्रिज में रखना चाहिए सुरक्षित रखने के लिए। क्या वो पार्शियल राइप होना चाहिए, यानी कि वो आंशिक रूप से पका हुआ होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सी बात है कि जब हम उसको फ्रिज में रख देंगे तो उनके जो पकने की प्रक्रिया होगी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि होता ये है कि रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्रूट्स जो होते हैं वो आसानी से पक जाते हैं, लेकिन वहीं जब हम उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर पर यानी फ्रिज करने के लिए रख देते हैं तो वो उनकी जो राइपनिंग की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हम पार्शियल रूप से जो फ्रूट पका होगा, यानी जो आंशिक रूप से फ्रूट्स पके होते हैं, हम उनको फ्रिज में नहीं रखते हैं। घरों में देखिए, अगर कोई कुछ सब्जियां या फल आते हैं वो थोड़े से कच्चे रहते हैं, तो घर में मम्मी पापा कहते हैं कि उनको फ्रिज में अभी मत रखो, अभी उनको धुल करके बाहर रख दो, वो एक दिन में या आधे दिन में या 2 दिन में पक जाएंगे, तब हम उनको फ्रिज में स्टोर करेंगे। ऐसा वो इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो पकेंगे नहीं, जब हम उनको फ्रिज में रख देंगे तो उनमें राइपनिंग की क्रिया नहीं होगी, और जब उनमें राइपनिंग की क्रिया नहीं होगी तो वो ऐसे ही, अगर वो पार्सली राइप है तो वो पार्सली राइप ही रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए उनको बाहर रखा जाता है, ठीक है, तो हम उनको फ्रिज में नहीं रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है अनराइप। क्या जब फल कच्चे होते हैं तो कच्चे फलों को हमें फ्रिज में रखना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम पार्सली राइप को नहीं रखते हैं तो हम कच्चे फल को क्यों रखेंगे? कच्चे फल को तो हम बिल्कुल भी स्टोर करके फ्रिज में नहीं रखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है फुली राइप। क्या हम फुली राइप फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हैं, यानी वो पूरी तरह से अच्छे से पका हुआ हो, उनमें मैच्योरिटी आ गई हो, तब हम फलों को फ्रीजिंग करते हैं? या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कैन नॉट कीप फ्रूट्स इन फ्रीजर, या हमें फलों को फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा ये कह रहा है, फलों को हमें फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, हमें आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फुली राइप। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम आंशिक रूप से पके हुए फलों को फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। जब आंशिक रूप से पके हुए फल को नहीं रखते हैं तो अनराइप को तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और जो फ्रूट्स फुली राइप होता है उन्हीं को हम इस फ्रीजिंग करने का काम करते हैं। और इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको कह रहा था फ्रीजर में हमें नहीं रखना चाहिए, तो गलत बात है। हम अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो हमारा फल बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो उनको खराब होने से बचाने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ही तो हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुली राइप। तो फ्रूट्स को फ्रीजिंग करने का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? जब फल पूरे तरीके से पक गए हों तब ही हमको उन्हें चूज करके, उनको सेलेक्ट करके फ्रिज में रखना चाहिए।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टोटल सॉल्युबल सॉलिड ऑफ द फ्रूट जूस। फलों के रस के कुल घुलनशील ठोस पदार्थ क्या है। यानी वो टोटल सॉल्युबल सॉलिड यानी कि वो टीएसएस के बारे में पूछ रहा है कि टीएसएस के कुल घुलनशील प्रतिशत कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्युबल सॉलिड को समझ लेते हैं। किसको, कि ये सॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, यानी कि घुलनशील। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं। जो सॉल्युबल सॉलिड होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है। क्या होता है वो, सॉलिड मटेरियल होता है कि जो आसानी से जल में, लिक्विड में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो इजीली मिक्स्ड हो जाते हैं जल में। यानी वो जल में आसानी से जब वो घुल जाते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सॉलिड हो कहते हैं। ठीक है, यानी कि तरल में जो मौजूद सभी घुलनशील, आप इसकी अगर डेफिनेशन की बात कहेंगे सॉल्युबल सॉलिड की, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप ये कह सकते हो तरल यानी लिक्विड में मौजूद सभी घुलनशील ठोस पदार्थ की कुल मात्रा। हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने आपको सॉल्युबल की जो कुल मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड कहलाती है। ठीक है, अगर टीएसएस पूछा जाता है कि टीएसएस क्या, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉल्युबल सॉलिड बताया। सॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, जल में घुल जाने वाली वो मात्रा, जो ठोस के, जो सॉलिड मटेरियल्स का जो मात्रा होती है जो कि जल में घुल जाता है वही सॉल्युबल सॉलिड कहलाता है ना। लेकिन वहीं अभी टोटल सॉल्युबल सॉलिड पूछा गया है यहाँ पे, तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं कि तरल में मौजूद सभी घुलनशील ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को ही हम टोटल सॉल्युबल सॉलिड यानी कि कुल ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। हम बात कर लेते हैं, हम फ्रूट जूस में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट जूस की बात कही गई है। तो फ्रूट जूस में मेनली तो शुगर सॉल्युबल सॉलिड मटेरियल होता है। क्या होता है, शुगर होता है। फ्रूट जूस में शुगर एक सिंगल ऐसा मटेरियल है जो कि सॉल्युबल सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, ये टोटली सॉल्युबल सॉलिड एक ये सिंगल कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सॉल्युबल सॉलिड होते हैं जो कि फ्रूट जूस में अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, मिनरल्स हो गए, सम प्रोटीन, ठीक है, ये सब भी फ्रूट जूस में सॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सॉल्युबल सॉलिड की कंसंट्रेशन को मेजर हम किससे करते हैं, तो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड को चेक करना है तो हम किससे करते हैं, डिग्री ब्रिक्स से। किससे, डिग्री ब्रिक्स का हम यूज करके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड को मेजर करते हैं। किसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिग्री ब्रिक्स का यूज करते हैं, जो कि करता क्या है, जो कि प्योर सॉल्यूशन में सुक्रोज के प्रतिशत के बराबर होता है। जो कि प्योर सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, किसके बराबर होता है, सुक्रोज के प्रतिशत के बराबर ही पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा था
कि हमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड कितना पाया जाता है फ्रूट जूस में। तो मैं आपको बता दूं जो फ्रूट्स में टोटल सॉल्युबल सॉलिड की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जैसे फलों की किस्म हो गए, उनके प्रकार हो गए, उनकी परिपक्वता की अवस्था हो गई, उनके अकॉर्डिंगली टीएसएस के जो कंटेंट होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा था कि हमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड बताना है जो कि फ्रूट जूस में कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। क्या वो 35% पे पाया जाता, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, या 25% यानी 25% मात्रा पाई जाती है, या 45% मात्रा पाई जाती है, या फिर 55% टोटल सॉल्युबल सॉलिड फ्रूट जूस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट जूस में अगर हम टोटल सॉल्युबल सॉलिड की बात करते हैं तो वो कितना पाया जाता है, 25%। तो कौन कौन से थे, शुगर हो गया था, शुगर के अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स थे, मिनरल्स थे और कुछ प्रोटीन्स के मात्रा जो कि सॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में फ्रूट जूस में पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड इन वॉशिंग द फ्रूट्स। फलों को धोने में कितनी मात्रा में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्या वो 100 ppm, या फिर 300 ppm, या 200 ppm, या फिर 400 ppm हम क्लोरीन की मात्रा का यूज फ्रूट को वॉश करने के लिए करते हैं। तो फ्रूट को वॉश करने के लिए हम जब क्लोरीन का यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम क्लोरीन का यूज़ करके ही फ्रूट्स को क्यों वॉश कर रहे हैं, तो इसका रोल क्या होगा। तो जो भी प्रोडक्ट होता है उनके सरफेस पे जो अलग अलग वायरस हो गए या किसी तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गए और बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, उनके जो उनको रोकने के लिए या जो माइक्रोबियल लोड होता है उनको कम करने के लिए ही हम क्लोरीन का यूज़ करके वॉशिंग करते हैं, क्योंकि क्लोरीन को एक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, कीटाणुनाशक के। ठीक है, समझ में आ गया, कीटाणुनाशक के रूप में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये करता क्या है कि खाद्य की सुरक्षा को बनाए रखता है और जो हमारा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होता है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में ये मदद करता है, इसलिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्लोरीन के किस फॉर्मेट का, कौन से लवण का हम प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के लवणों का ही हम प्रयोग करते हैं। कैल्शियम के कौन से, क्लोरीन के किसने, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्ट को, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड के लवणों के रूप में ही हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, कितने अमाउंट में यानी कितने ppm मात्रा का हम यूज करते हैं क्लोरीन का अपने फ्रूट्स को वॉश करने के लिए, ताकि उन पे जो माइक्रोबियल लोड हो उनके सरफेस पर उनको कम किया जा सके, उन पे जो कीटाणु अवेलेबल हो उनको नष्ट किया जा सके, जिसके लिए हम यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 200 ppm, यानी 200 ppm क्लोरीन की मात्रा का हम यूज करते हैं फ्रूट्स के सरफेस से माइक्रोब्स को
कम करने के लिए, यानी फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गए और वायरस हो गए, इनको हमारे प्रोडक्ट के सरफेस से दूर करने के लिए या कम करने के लिए हम क्लोरीन के 200 ppm मात्रा का प्रयोग करते हैं उनको वॉश करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है Which gas is commonly used in controlled atmosphere storage of fruits and vegetables? जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नियंत्रण वातावरण भंडारण में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये पूछा गया है कि जब हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करते हैं तो उनमें कौन सी गैस कॉमनली रूप से यूज़ किया जाता है? क्या वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, या हम हाई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, या फिर लो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, या बोथ बी एंड सी का हम प्रयोग करते हैं? आपको हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि हम नाइट्रोजन का भी यूज़ करते हैं, लो ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और लो ऑक्सीजन निम्न ऑक्सीजन का हम प्रयोग नियंत्रित वातावरण भंडारण में फलों और सब्जियों के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज चिलिंग इंजरी इन फ्रूट्स? फलों में शीत क्षति क्या होती? तो चिलिंग इंजरी होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो चिलिंग इंजरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्रूट्स में चिलिंग इंजरी होती है वो फिजियोलॉजिकल डैमेज होता है। कैसा होता है? वो फिजियोलॉजिकल डैमेज होता है। नोट कर लीजिए कैसा डैमेज है वो। ठीक है, कैसा डैमेज है वो? फिजियोलॉजिकल डैमेज होता है। ये जब हम होता कब है? जब हम अपने प्रोड्यूस को, हमारा जो ये फ्रूट है, हम जो भी प्रोडक्ट होते हैं, हमारे जो प्रोड्यूस उत्पादन है, उनको जब हम फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो उस समय पर ये चिलिंग इंजरी होती है। कब होती है? जब हम फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़े ऊपर टेम्परेचर पर फ्रूट्स को स्टोर करते हैं तब फ्रूट्स में क्या होता है? चिलिंग इंजरी होती है। विशेष रूप से जब ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमल स्टोरेज टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, ऑप्टिमल स्टोरेज टेम्परेचर पर लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर जब हम स्टोर करते हैं तब फिर फ्रूट्स में चिलिंग इंजरी होता है। ये डैमेज जो है फ्रीजिंग डैमेज से अलग होता है। जो फ्रीजिंग पे रखने पर जो डैमेज होता है उससे ये काफ़ी डिफरेंट होता है चिलिंग इंजरी। देखिए चिलिंग इंजरी के कारण, देखिए चिलिंग इंजरी में तो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर से होता है। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग डैमेज जो होता है वो उसमें होता है क्या कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। आइस का क्रिस्टल फॉर्मेशन यानी आइस बर्फ का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ठीक है, और जो हमारी चिलिंग इंजरी होती है इनकी वजह से होता क्या है, जो हमारा फ्रूट्स होता है उनके जो सरफेस होते हैं उनका जो कलर होता है वो चेंज होकर के भूरा हो जाता है। यानी फ्रूट्स के सरफेस पर भूरापन आ जाता है, उन पे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं और वो सड़ने लगते हैं, उन पे खराब होने के लक्षण जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं? चिलिंग इंजरी के होते हैं। आइए हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है कॉज्ड बाय टेम्परेचर्स अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जब टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होता है क्या तब चिलिंग इंजरी होता है, या सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है कॉज्ड बाय टेम्परेचर्स वेरिएशन, टेम्परेचर के वेरिएशन यानी तापमान परिवर्तन के कारण होता है, या कॉज्ड बाय टेम्परेचर्स एट द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु पर तापमान के कारण होता है, या कॉज्ड बाय टेम्परेचर्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर के बिलो होने पर चिलिंग इंजरी फ्रूट्स में होती है।
तो आपको हमें बताना है कि कब होता है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि चिलिंग इंजरी कब होती है, जब फ्रीजिंग पॉइंट से ऑप्टिमल टेम्परेचर पर तो रखते हैं, लेकिन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एबव हो जाता है, एबव रख दिया जाता है, तो उस समय पर हमारे फ्रूट्स में क्या होता है, चिलिंग इंजरी होती है। और चिलिंग इंजरी कैसा डैमेज होता है, ये शारीरिक विकार होता है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल डैमेज होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फ्रेश कट फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजे कटे फलों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है टेम्परेचर या मॉइस्चर या स्पेसिफिक हीट या वाटर एक्टिविटी। हिंदी में तापमान या नमी या विशिष्ट ऊष्मा या फिर जल गतिविधि है जो ताजे कटे हुए फल को अफेक्ट करता है। तो चलिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा, वाटर एक्टिविटी करेगी, नहीं, वाटर एक्टिविटी तो नहीं इफेक्ट करती है, स्पेसिफिक हीट भी नहीं करेगा, मॉइस्चर भी नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो फ्रेश कट फ्रूट्स के को अफेक्ट करती है, क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर होता है वो कभी हाई हो जाता है तो कभी लो होता है, तो खासकर टेम्परेचर ही ऐसा फैक्टर है जो कि फ्रेश कट फ्रूट को अफेक्ट करता है। देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो फ्रूट्स होता है वो जल्दी राइप होने लगता है, उनमें पकने की जो क्रिया होती है वो बहुत ही जल्दी होने लगती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स होता है वो नरम हो जाता है और बहुत ही जल्दी वो सड़ने लगता है। क्या होने लगता है, वो सड़ने लगता है, वो स्पॉइल्ड होने लगता है। वहीं अगर लो टेम्परेचर आ जाता है, जब लो टेम्परेचर यानी कि स्पेशली ठंडी के समय में, कोल्ड के टाइम पे होता क्या है, जो फ्रूट्स के जो टिश्यू होते हैं, फ्रूट्स के जो टिश्यू होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचा देता है। किसको नुकसान पहुंचाता है, फ्रूट्स के टिश्यू को, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और उनका स्वाद कैसा हो जाता है, वो बदल जाता है। तो इसलिए इसको इफेक्ट कौन करता है, वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर है ऐसा फैक्टर जो फ्रेश कट फ्रूट को प्रभावित करने का काम करता है। चलिए इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इससे पहले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की या टेक्निकल ऑफिसर की, तो उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आ गई है। उनके लिए हमारी कोचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके लेकर आया है एक कंप्लीट कोर्स, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CFSO और TO की, और वो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी कोचिंग जो ये कंप्लीट कोर्स लेके आया है, उनमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ये आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए जो भी सिलेबस होगा, जो भी सिलेबस होते हैं वो कंप्लीट सिलेबस का जो है हमारे इस कोर्स में पूरा कवर किया जाएगा और वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और ये जो वीडियो लेक्चर होगा आपको लाइव मिलेगी, आप इसको लाइव देखोगे और साथ ही साथ आप इसको डाउनलोड करके बाद में जब आप फ्री होते हो तब आप देख सकते हो, या आप इसको रिपीट करके जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ ही साथ जो क्लासेस होंगी उनकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, और आपको इस कोर्स में ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा जो कि हमारे एक्सपर्ट्स रेडी करते हैं। और साथ ही साथ आपको कोर्स में ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, यानी आप उसको प्रिंट करवा के परमानेंटली अपने पास रख सकते हो। साथ ही साथ आपको इसी कोर्स में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना चाहते हो, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आप सभी लोग हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और
साथ ही साथ आप उसको लॉगिन करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा 3199 रुपीज़, जो कि कीमत बहुत ही ज़्यादा नहीं रखी गई है। ये प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है ताकि सभी बच्चे इसको परचेज कर सकें और आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई डाउट होता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिस पर कॉल करके आप अपने डाउट को दूर कर सकते हो, या आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड या किसी अदर कोर्स से रिलेटेड भी, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप उसी नंबर पर व्हाट्सअप करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड प्रोसेस। फलों के प्रसंस्करण में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये मैन मेड होते हैं। ये ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, जो ऑक्सीडेशन की वजह से अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को रोकने में मदद करती है। और जो हमारा फ्रूट हो गया या फूड हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, उनको सुरक्षित रखने को, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ही हमारी मदद करते हैं। आइए तो देख लेते हैं ये ऑप्शंस क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है इनहेंस फ्लेवर, स्वाद बढ़ाने में, या इम्प्रूव टेक्सचर, बनावट में सुधार करने के लिए, या एक्सटेंड सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट, पोषण सामग्री बढ़ाने के लिए। तो किसके लिए हम यूज़ करते हैं ये आपको हमें बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्रूट प्रोसेसिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स का फलों के प्रसंस्करण में प्राथमिक कार्य क्या है, यही आपसे पूछा गया है। क्या एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ हम फ्रूट्स के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए करते हैं, या उनके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, या सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं, या न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ये आपको हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो मैन मेड होता है, और वो ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारे फ्रूट्स ख़राब हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ताकि हम उनकी ग्रोथ को रोक सकें, और क्या कहते हैं, हमारा जो फ्रूट है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें, उनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। उसके लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई इज प्री प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट डन। प्री प्रोसेसिंग की जो ट्रीटमेंट है वो क्यों की जाती है, प्री प्रोसेसिंग उपचार क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है आप सभी से। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन दिया है आपको, इट इज वॉल्यूंटरी डन फॉर ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट्स, या सभी प्रसंस्कृत फलों के लिए स्वैच्छिक होता है। या सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। या टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। या टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्री प्रोसेसिंग की क्रिया की जाती है। प्री प्रोसेसिंग
कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रोसेसिंग में होता क्या है, जो रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं उनको प्रोसेसिंग किया जाता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है कि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए या कंजप्शंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो इनिशियल प्रोसेस होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए या फिर कंजप्शंस के लिए जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रेडी करना, उनको प्रिपेयर करने की जो इनिशियल प्रक्रिया होती है, इनिशियल प्रोसेस होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। ये चरण जो है, ये स्टेप्स क्यों किया जाता है, ताकि जो आगे का चरण आने वाला है, जो आगे प्रोसेसिंग होने वाली है, उनके लिए ही हम प्री प्रोसेसिंग की क्रिया कराते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित रहे। क्यों? ताकि हमारे जो फ्रूट है, हमारा फूड हो, उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनकी क्वालिटी बनी रहे, उनकी इफ़िशियंसी बनी रहे, साथ ही साथ उनके प्रिजर्वेशन के लिए ही हम प्री प्रोसेसिंग की क्रिया को करते हैं। और प्री प्रोसेसिंग में कई सारे मेथड आते हैं, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पीलिंग हो गया, साइज रिडक्शन हो गया, और साथ ही साथ ब्लांचिंग और वॉशिंग की क्रिया ही हम प्री प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्री प्रोसेसिंग की क्रिया हम क्यों करते हैं। तो आइए देख, क्या वो हम सभी प्रसंस्कृत फलों के लिए स्वैच्छिक रूप से करते हैं, या फसल तुड़ाई उपरांत, फसल उपरांत लिख दिया गया है यहाँ पे फसल तुड़ाई उपरांत होगा, आप सब सही कर लीजिएगा। फसल की तुड़ाई के उपरांत जो नुकसान हो रहा है उनको कम करने के लिए हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ कटाई के बाद जो नुकसान हो रहा है उनको कम करने के लिए करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंसर नंबर डी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान से कम करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए ही हम प्री प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ थर्मल पास्चराइजेशन ऑफ वेजिटेबल जूस, सब्जी के रस के तापीय पाश्चरीकरण की क्या सीमा है। लिमिटेशन पूछा गया है थर्मल पाश्चराइजेशन का। तो हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि ये थर्मल पाश्चराइजेशन यानी तापीय पाश्चरीकरण होता क्या है। तो तापीय पाश्चरीकरण क्या होता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया हो गया, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे किसी भी तरीके का पैथोजन हो गया, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनको रोकने के लिए जब हम हीट का यूज़ करते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, थर्मल पाश्चराइजेशन करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा फ्रूट हो वो ख़राब ना हो, उनको हम कंजप्ट कर सकें और उनको सुरक्षित बनाया जा सके और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मल पाश्चराइजेशन का यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर जो है फलों के अकॉर्डिंगली अलग अलग रखा जाता है। जो हम हीटिंग के लिए जो टेम्परेचर रखते हैं वो अकॉर्डिंग टू द फ्रूट्स हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय पाश्चरीकरण की क्या सीमा है, लिमिटेशन बतानी है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, चेंज इन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, क्या सब्जियों के रसों के पोषण संबंधी गुणों में परिवर्तन लाने के लिए हम थर्मल पाश्चराइजेशन करते हैं, या सेकेंड ऑप्शन दिया है चेंज इन सेंसरी प्रॉपर्टीज, संवेदी गुणों में परिवर्तन के लिए करते हैं। चेंज इन फंक्शनल प्रॉपर्टीज, कार्यात्मक गुणों में परिवर्तन करने के लिए हम थर्मल पाश्चराइजेशन का यूज़ करते हैं। या चेंज इन सेंसरी न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, संवेदी पोषण संबंधी और कार्यात्मक गुणों में परिवर्तन के लिए। तो इसके लिए हम थर्मल पाश्चराइजेशन, उसकी क्या लिमिटेशन है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चेंज इन सेंसरी न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेंसरी यानी कि संवेदी, पोषण संबंधी और कार्यात्मक गुणों में परिवर्तन लाना ही थर्मल पाश्चराइजेशन का लिमिटेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस। फलों के रस को स्पष्ट करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। फलों को साफ करने के लिए, फलों के क्लैरिफिकेशन में किस एंजाइम्स का यूज करता है, ये पूछा गया है। तो जो फ्रूट जूस होता है उनमें जो सस्पेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं और कोलाइड्स होते हैं, जैसे कई सारे सस्पेंडेंट पार्टिकल्स और कोलाइड्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप नोट कर लीजिए, प्रोटीन हो गया, पेक्टिन हो गए, मेटल्स हो गया। इन सभी को फ्रूट जूस से रिमूव करने के लिए की जाने वाली ये प्रक्रिया होती है। और फ्रूट जूस में हम क्लैरिफिकेशन करते क्यों हैं, ताकि फ्रूट्स का जो जूस हो उनमें स्पष्टता बनी रहे, उनकी उपस्थिति के लिए और उनके टेस्ट को बनाए रखने के लिए, उनके टेस्ट में सुधार हो सके, उसके लिए ही हम क्लैरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियों में जो फ्रूट जूस में जो प्रोसेसिंग की ये क्रिया होती है, हम ये क्यों करते हैं, तो प्रोसेसिंग के दौरान जब इंडस्ट्रियों में ये जो है क्लैरिफिकेशन करना फ्रूट जूस का, फ्रूट क्लैरिफिकेशन जो है, फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है प्रोसेसिंग के दौरान में, क्योंकि ये जूस में जो क्लैरिटी होती है, जो उनकी शुद्धता होती है, उनको बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ जो फ्रूट जूस में जो चिपचिपाहट होती है उनको दूर करने के लिए ही हम फ्रूट जूस का क्लैरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उनके चिपचिपाहट को कम करने के लिए। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि क्लैरिफिकेशन हम क्यों करते हैं, वाई वी यूज क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस, दैट्स वाई, क्यों, बेहतर स्पष्टता के लिए, कम चिपचिपाहट के लिए, उनके चिपचिपापन को कम करने के लिए, और साथ ही साथ बेहतर निस्पंदन के लिए और जैलीकरण को रोकने के लिए ही हम फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन करते हैं तो उस समय में हम कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं। क्या उस समय हम प्रोटीएज एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, या सेलुलोज एंजाइम का यूज़ करते हैं, या लाइपेज एंजाइम्स, या फिर राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्लास का आज अंतिम क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सब बच्चे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनके नोट्स भी मिल जाते हैं और आपको इनमें इनका लिंक भी मिलता है। और साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आती हैं या भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी और आपको ऑन किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।